जय हिंद दोस्तों, मैं AK सिंह और आप देख रहे हैं अंजना क्लासेस। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मानव रक्त के बारे में और साथ तो चलिए चर्चा करते हैं। देखिए, रक्त जो है उसको ब्लड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लड। और रक्त के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको हम लोग सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। अब ध्यान देना है कि रक्त क्या है। तो क्वेश्चन आएगा कि रक्त क्या है, खून क्या है। तो खून एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक को बस यही समझना है कि कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव का अर्थ क्या होता है कि शरीर के विभिन्न अंगों को वो क्या करता है, वो जोड़ के रखता है। रक्त का यही काम है, अर्थात ये संयोजी ऊतक है। इसका pH मान 7.4 और हम सबसे पहला वीडियो में हम यही बता चुके हैं कि जिसका pH मान 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होता है, अर्थात इसका प्रकृति क्या होगा, क्षारीय होगा। रक्त जो है पुरुष में 5.5 लीटर पाया जाता है, 5.5 लीटर। अगर हम महिला की बात करेंगे तो महिला में 5 लीटर पाया जाता है, अर्थात पुरुषों की अपेक्षा महिला में रक्त जो होता है 1/2 लीटर कम होता है। अब ध्यान देना है कि आखिर रक्त का निर्माण, रक्त बनता कहाँ है। तो रक्त जो है बनता है, एक अस्थि मज्जा है और एक यकृत है। अब यही समझना है कि अस्थि मज्जा में कहाँ कब बनता है और यकृत में कब बनता है। जब बच्चा छोटा रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, तो उसमें रक्त का जो निर्माण होता है लीवर में होता है, यानी यकृत में। और लीवर के कौन सा पार्ट में? तो लीवर के मेसोडर्म में होता है, यानी भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है, यकृत में। अगर हम वयस्क की बात करेंगे तो वयस्क अवस्था में रक्त का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। अब देखिए, रक्त स्टोर कहाँ रहता है। तो रक्त का जो भंडारण है शरीर के अंदर प्लीहा में होता है, जिसको ही इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लीन। ये स्प्लीन जो होता है उसमें रक्त का भंडारण भी होता है। और रक्त का मृत्यु, यानी रक्त का क्या होता है, रक्त जाके मरता कहाँ है, तो वही प्लीहा में मरता है। अतः क्वेश्चन आएगा कि जो रक्त का कब्रिस्तान, कब्रगाह किसको कहते हैं? तो रक्त का जो कब्रगाह है उसको हम प्लीहा को बोलते हैं, अर्थात रक्त जो है प्लीहा में उसका भंडारण भी होता है और उसका मृत्यु भी होता है। रक्त में, अच्छा, रक्त का रंग लाल जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, जिसमें हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। यही आयरन हमको क्या करता है, एनर्जी देता है। अब देखिए, पुरुष और महिला में एनर्जी का जब हम तुलना करते हैं तो महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। कारण क्या है कि पुरुष में जो होता है 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर और महिला में जो होता है 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। कहने का अर्थ है कि 1 ग्राम जो होता है हीमोग्लोबिन महिलाओं में कम पाया जाता है, जिसके कारण वो थोड़ा कोमल होती है, एनर्जेटिक थोड़ा कम होती है। आखिर अब समझना है कि रक्त का कार्य क्या है। तो रक्त यानी खून का कार्य जो है हमारे टेम्परेचर को, शरीर के अंदर टेम्परेचर को वो बनाए रखता है। कहने का अर्थ है कि जब तक मानव जीवित रहता है तो वो शरीर के अंदर तापमान को बनाए रखता है। और जैसे ही आदमी की मृत्यु हो जाती है तो वो तापमान को कंट्रोल नहीं कर पाता है, नियंत्रण नहीं कर पाता है। इसलिए जब भी आदमी का मृत्यु हो जाता है तो आदमी का शरीर ठंडा हो जाता है। कारण यही है। अब देखना है कि और दूसरा इसका काम है परिवहन। ये क्या करता है? तो रक्त का काम है ये परिवहन करता है। तो किस किस चीज़ का परिवहन करेगा? तो सबसे पहले ये जो है ऑक्सीजन, यानी हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो यही रक्त करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है, बाहर निकालना है, तो वो भी रक्त करता है। और जो भी पोषक पदार्थ होता है तीनों का, यानी कंबाइंड रूप से हम कह सकते हैं कि रक्त का दूसरा काम परिवहन है, यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पोषक पदार्थ। अब देखिए कि रक्त को 2 भाग में मिलनी बांटते हैं। एक को बोलते हैं ये प्लाज्मा, ये लिक्विड वाला पदार्थ होता है, और दूसरा होता है ठोस वाला, जिसको हम कार्पल्स बोलते हैं, अर्थात हिंदी में इसको रुधिराणु बोलते हैं। ये प्लाज्मा का जो परसेंटेज होता है वो 55 से 60% होता है। ये वैरी करते रहता है और ये 40 से 45% होता है। प्लाज्मा में देखिए सब बारी बारी से लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या पाया जाता है और इसका क्या काम है। तो प्लाज्मा में एल्बुमिन एक प्रोटीन होता है जिसका काम है रक्त को गाढ़ा करना। दूसरा होता है ग्लोबुलिन होता है, ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और एल्बुमिन क्या करता है, रक्त को गाढ़ा करता है। अब देखिए ये जो 2 प्रोटीन है जब रक्त को जमाने, यानी रक्त को जब हम थक्का बनाते हैं तो उस समय सबसे ज़्यादा काम जो है, मेन काम यही फाइब्रोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। तो क्वेश्चन आएगा जो फाइब्रोजिन और प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त को गाढ़ा बनाता है वो ब्लड के किस भाग में पाया जाता है? तो ब्लड के प्लाज्मा वाले भाग में, यानी लिक्विड वाले पार्ट में वो पाया जाता है। आखिर प्लाज्मा में और क्या क्या होता है? तो प्लाज्मा में मेनली जो होता है
पानी का जो प्रतिशत होता है वो 90% पानी पाया जाता है। प्रोटीन 7 से 8%, ये सब जो प्रोटीन था इसका परसेंटेज 7 से 8% होता है। ग्लूकोज हमारा 1% होता है और नमक जो होता है 0.9%। तो ये सब हमारा जो रक्त के अंदर, देखिए रक्त के अंदर एक द्रव वाला पदार्थ है और एक ठोस है। तो जो द्रव वाला भाग है उसमें इतना सारा चीज़ पाया गया। अब बात करते हैं कि रक्त का जो ठोस वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रुधिराणु। रुधिराणु में आप बहुत ही सब नाम सुनते होंगे कि 3 चीज़ पाया जाता है। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स। आखिर आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्पल्स कह सकते हैं, इसको वाइट ब्लड कार्पल्स कह सकते हैं। अब प्लेटलेट्स का हिंदी होता है थ्रोम्बोसाइट। यहाँ कन्फ्यूजन होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में सबको पता रहता है, लेकिन जो एरिथ्रोसाइट है, ल्यूकोसाइट है और जो थ्रोम्बोसाइट है, तो इसको एक सीरियली में आपको याद रखना है। ट्रिक क्या याद रखना है कि देखिए सबसे पहले आपको याद रहेगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो आपको सीरियली यहाँ ध्यान देखना है। एरिथ्रोसाइट में पहले ए आता है तो ठीक है, ए हो गया। ल्यूकोसाइट में क्या आता है, एल आता है। और प्लेटलेट्स में क्या आता है, थ्रोम्बोसाइट, यानी थ्रोम्बोसाइट में क्या आता है, टी आता है, यानी ए एल टी। तो देखिए अंग्रेजी में सबसे पहले कौन आता है, ए, तब क्या आता है एल, तब क्या आता है टी। तो पहले हमको ध्यान रखना है एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसको सीरियली में हमको याद रखना है। ये जो आरबीसी होता है इसका संख्या 50 लाख होता है, अर्थात इसका संख्या कितना हुआ, 50 लाख। और इसका जो जीवन काल हमारे शरीर में आरबीसी कितना दिन तक जिंदा रहता है, तो 120 दिन। डब्ल्यूबीसी सबको हम बारी बारी से फिर समझेंगे। डब्ल्यूबीसी जो होता है, डब्ल्यूबीसी 10,000 होता है और ये जो होता है इसका जो जीवन काल होता है वो 4 दिन होता है। यही मेन हमारा जो है एंटीबॉडी का निर्माण करता है डब्ल्यूबीसी। रोग से लड़ने का जो भी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, सबका मेन कौन है, यही डब्ल्यूबीसी भी हमारे रक्त का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। उसके बाद प्लेटलेट्स जो होता है, डेंगू जो बीमारी होता है उसमें प्लेटलेट्स क्या होता है, कम जाता है, जिसके कारण प्लेटलेट्स का मेन काम यहाँ है। देखिए प्लेटलेट्स का मेन काम है ये शक्ति प्रदान करता है। और जो प्लेटलेट्स का जब संख्या शरीर से घट जाएगा तो हमको क्या होगा, एनर्जी नहीं मिलेगा। इसलिए डेंगू जिसको होता है वो क्या होता है, एनर्जेटिक नहीं रहता है। अब बारी बारी से इसको समझते हैं। देखिए आरबीसी में सबसे बड़ा चीज़ केंद्रक नहीं होता है। आपको पता होगा कि केंद्रक में ही डीएनए और आरएनए होता है। तो लोगों की पहचान, डीएनए का जो पहचान किसी भी आदमी का होता है तो वो डीएनए से होता है। अब बताइए क्या आप आरबीसी देखकर किसी लोग के डीएनए का पहचान कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसमें क्या नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। दूसरा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या होता है, शरीर के अंदर जो भी कोशिकाएं होती है, जो अगर वो मृत हो जाती है, मर जाती है, तो उसको मारने का काम कौन करता है, यही लाइसोजाइम करता है। यानी इसको आत्महत्या की हम थैली कहते हैं। अर्थात इसमें आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो होता है आरबीसी में नहीं पाया जाता है। दूसरा होता है इसमें आरबीसी में क्या पाया जाता है, पूछेगा कि रक्त में हीमोग्लोबिन तो पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन भी रक्त के किस भाग में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन भी रक्त के आरबीसी वाले भाग में पाया जाता है, जिसमें ही आयरन पाया जाता है। जब एनीमिया रोग होता है जिसको हम रक्त अल्पता कहते हैं, यानी रक्त की क्या हो जाना, कमी हो जाना, ये भी रक्त के जब हमको आरबीसी का कमी होता है उसके कारण भी एनीमिया रोग होता है। और इसका आकार क्या होता है, गोल होता है। इसको फिर से रिकैप करेंगे। देखिए आरबीसी जो होता है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें लाइसोजाइम नहीं होता है, और तीसरा क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। इसकी कमी से क्या होती है, एनीमिया रोग होती है, और इसका आकार क्या होता है, गोल होता है। दूसरा, अब इसको बहुत अच्छा से समझना होगा आपको, डब्ल्यूबीसी जो होता है इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसका काम है मेन रोग से रक्षा करना, इसका आकार निश्चित होता है। देखिए डब्ल्यूबीसी में भी बहुत प्रकार होता है। मेन कहने का अर्थ है कि अभी जो बीमारी चली हुई थी कोरोना, तो कोरोना एक बाहरी वायरस था, तो बाहरी वायरस था, तो अब समझना है, मान के चलिए आपके ऊपर कोरोना अटैक कर रहा है, कोरोना वायरस, तो रक्त का कौन सा भाग होगा कि उसको रक्षा करेगा, तो देखिए रक्त का जो वही रक्षा करने वाला भाग होता है वो डब्ल्यूबीसी होता है। इसका देखिए 5-6 प्रकार है। अब देखिए सबसे पहला जो है, सबका विभाग बटा हुआ है, ये किसको क्या काम करना है यही सब करेगा। पहला होता है एंटीबॉडी। क्या होता है, एंटीबॉडी। जैसे ही कोई बाहरी आया रोग, कोई विषाणु, जीवाणु जो भी चाहिए आया, तो उसको सबसे पहले ये एंटीबॉडी जो होता है पहचान लेता है कि ये बाहरी आदमी है,
अब दूसरा पार्ट है लिम्फोसाइट। दूसरा क्या है? लिम्फोसाइट। सबसे पहले इसका काम था कि ये बीएसएफ का काम करता है, एकदम देखते रहता है कि बाहरी कौन आ रहा है। जैसे ही कोई बाहरी रोग आया तो उसको पहचानता कौन है? यही एंटीबॉडी पहचान लिया। दूसरा है लिम्फोसाइट। अब जो बाहरी आया उसको मारने का काम कौन करता है? लिम्फोसाइट। यही लिम्फोसाइट जो होता है दो प्रकार का होता है, एक बी प्रकार का होता है, एक टी प्रकार का होता है। तो एड्स रोग जो होता है, एड्स रोग में यही टी लिम्फोसाइट जो होता है हमारा नष्ट हो जाता है, जिसके कारण एड्स वाले व्यक्ति में को टी लिम्फोसाइट नष्ट हो गया। कहने का अर्थ है जो रोग से बाहरी को जो मारता था, बाहरी वायरस को, वही मारने वाला क्या हो गया? खुद मर गया। तो जिसके कारण क्या होता है? आदमी की मृत्यु हो जाती है। तीसरा होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट सब शरीर WBC का सबसे बड़ा भाग होता है। इसका काम क्या है? देखिए, एक तो रोग का पहचान किया, दूसरा क्या किया? रोग को मार दिया, जो बाहरी वायरस आया। अब जो मार दिया तो उसका लाश को भी खाने वाला कोई चाहिए ना, तो उसका काम है मोनोसाइट का कि जो मर गया बाहरी वायरस उसका भक्षण करना, उसको मारना। उसके बाद देखिए न्यूट्रोफिल भी रोगाणुओं को लड़ता है, रोगाणुओं को मारता है। मेन है शरीर में जो एलर्जी होता है वो WBC का एक पार्ट है, इसको बोलते हैं इजोनोफिल, वही एलर्जी से बचाता है। और चौथा है बेसोफिल। बेसोफिल जो है रक्त के अंदर एक प्रोटीन यानी हिपेरिन का निर्माण करता है, और यही हिपेरिन जो है शरीर के अंदर आपको रक्त का थक्का जमने नहीं देता है। अगर रक्त का थक्का शरीर के अंदर जम जाता है तो वो क्या होता है? आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो मेन वही बेसोफिल का क्या काम है? हिपेरिन का निर्माण करना। अब ध्यान देना है, प्लेटलेट्स तो आपको हम बता ही दिए थे कि शक्ति का प्रदान करता है, और इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। मेन WBC वाला में समझना है। WBC का पहला प्रकार क्या था? एंटीबॉडी। रोग बाहरी जो भी आया उसको पहचान लिया। दूसरा था लिम्फोसाइट, क्या किया? उसको मार दिया। अगर इसमें भी मेन मारने वाला काम कौन करता है? टी। एड्स में कौन प्रभावित हो जाता है? यही टी लिम्फोसाइट जो होता है वो खत्म हो जाता है। मोनोसाइट उसका क्या कर दिया? जो मर गया उसका भक्षण करने का काम यही मोनोसाइट करता है। इजोनोफिल एलर्जी से बचाता है, बेसोफिल हिपेरिन का। अब हम समझते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक कि रक्त हमको जमता क्या है। रक्त भी जमना चाहिए, अगर नहीं जमेगा शरीर के बाहर तो रक्त निकलते रहेगा, जिसको ही हम कहेंगे हीमोफोलिया। हीमोफोलिया रोगी को अगर एक बार जहाँ कट जाता है तो रक्त जमता नहीं है, थक्का नहीं बनता है, और थक्का नहीं बनता है लगातार खून निकलते रह जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो थक्का भी रक्त का बनना जरूरी होता है, लेकिन शरीर के अंदर नहीं, शरीर के बाहर। तो इसके में देखिए इसका प्रक्रिया 4 मिनट का चलता है। कैसे कैसे जमता है? सबसे पहले जो प्लेटलेट्स वाला भाग है जिसको हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। देखिए प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। जैसे ही आपके ऊपर मान के चलिए यहाँ कट गया, तो जैसे ही यहाँ कटा तो जो रक्त में पाया गया जो प्लेटलेट्स होता है जिसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट क्या करता है? हवा के संपर्क में आता है। हवा के संपर्क में आने से वो थ्रोम्बोसाइट क्या बन जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसको समझिएगा, यहाँ कटा, हवा के संपर्क में आया और थ्रोम्बोसाइट क्या बन गया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर क्या करता है? शरीर के अंदर जो कैल्शियम पाया जाता है उससे अभिक्रिया करेगा, और साथ ही साथ एक और प्रोटीन पाया जाता है रक्त में, प्लाज्मा वाले भाग में बताए थे प्रोथ्रोम्बिन, उससे अभिक्रिया करके उसको वो थ्रोम्बिन में बदल देता है। क्या बदल देता है? थ्रोम्बिन में। और तीसरा जो है, जब थ्रोम्बिन का काम हो जाता है तो थ्रोम्बिन जो है शरीर के अंदर रक्त में एक और प्रोटीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं फाइब्रोनोजेन। यही फाइब्रोनोजेन से अभिक्रिया करके इसको फाइब्रिन बना देता है। अब फाइब्रिन जो होता है एक जाली की आकृति बना लेती है। कैसी बना लेती है? एक जाली की आकृति। और जब ये जाली की आकृति बना लेती है तो शरीर के अंदर जो ठोस वाला यानी रक्त के अंदर जो ठोस वाला पार्ट घूम रहा होता है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, उसमें आके क्या होता है? जम जाता है और वही थक्का बन जाता है। तो थक्का बनाने का कितना प्रोसेस? 4 प्रोसेस होता है। कितना मिनट का होता है? 4 मिनट के अंदर बन जाता है। कैसे कैसे बनता है? प्लेटलेट्स था, हवा के संपर्क में आया, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या हुआ? कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के साथ प्रक्रिया किया, थ्रोम्बिन बन गया। थ्रोम्बिन क्या किया? फाइब्रोनोजिन, ये दोनों कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा वाले भाग में। उसके साथ फाइब्रिन बना लिया। फाइब्रिन कैसी आकृति होती है? जाली की आकृति होती है, और एक रिधुराणु के साथ मिलके ये थक्का बना लेता है। और मेन समझना है, 2 प्रोसेस यहाँ समझना है कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन रक्त का थक्का बना रहा है, यानी रक्त का थक्का बना रहा है। और एक और हम पढ़े हैं कि जो हिपेरिन जो होता है रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। इसका काम है हिपेरिन का। हिपेरिन जो होता है शरीर के अंदर थक्का नहीं बनने देता है। और फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो बाहर से हवा में के संपर्क में आके बनता है।
ये हिपेरिन आपको कब तक एक्टिव रहेगा, जब तक ये हवा के, इसका सबसे बड़ा कमजोरी क्या है, देखिए ये अकेले हिपेरिन ना ये सब पे भारी रहता है, ये सब 4 गो 5 गो मिल के है जमाने वाला, एक अकेला कौन है, हिपेरिन ही है शरीर के अंदर जो किसी को जमने नहीं देता है। लेकिन सबसे बड़का इसका कमजोरी है कि हवा नहीं लगना चाहिए, जैसे ही हवा के संपर्क में आता है ये निष्क्रिय हो जाता है। ये क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। अब बाद बाकी सारा काम प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनेजिन क्या करता है, मिल के करने लगता है। और सबसे बड़ा आश्चर्यचकित ये बात ये है कि ये जो तीनों चीज़ जो है एक दूसरे का दुश्मन, देखिए ये दोनों का काम है जमा रहा है और ये अंदर जमने नहीं देता है। तीनों का जो निर्माण होता है शरीर के लीवर में होता है। क्या होता है, शरीर के लीवर में। तो दोस्तों ये था रक्त का एक पार्ट। मैं अगले पार्ट में आपको जो ब्लड ग्रुप होता है कि किसके संयोग से क्या बनेगा, तो नया ब्लड ग्रुप कौन कौन होगा, ब्लड ग्रुप के बारे में सारा उसका मैं डिटेल्स दे दूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।